आत्माओं का हॉस्टल। गीता और दीपिका रोजाना बैडमिंटन खेलने जाते थे। आज भी गीता शाम को ठीक 5 बजे दीपिका के घर पहुंच गई। आंटी, दीपिका कहाँ है? बेटा, आज दीपिका बहुत बीमार है, उसे बुखार आ रहा है, इसीलिए वो सो रही है। गीता उदास होकर रोड पर घूमने निकल जाती है। टहलते टहलते वो शांति देवी हॉस्टल पहुंच जाती है। वो देखती है कि हॉस्टल के अंदर कई लड़कियां बैडमिंटन खेल रही हैं और उसे बुला रही हैं। गीता हॉस्टल के अंदर चली जाती है। उधर गीता की माँ गीता का इंतजार कर रही थी। 9 बज गए हैं, ये लड़की कहाँ रह गई? गीता की माँ दीपिका के घर पहुंचती है और दीपिका की माँ से गीता के बारे में पूछती है। दीपिका आज उसके साथ खेलने गई ही नहीं, दीपिका बीमार है। गीता की माँ आसपास की जगहों पर गीता को ढूंढती है। वो देखती है कि शांति देवी हॉस्पिटल के सामने रोड पर एक कंकाल पड़ा हुआ है। वो कंकाल गीता का होता है। गीता का सिर और चेहरा ठीक होते हैं और सिर के नीचे का सारा शरीर कंकाल होता है। गीता की माँ जोर से चिल्ला पड़ती है। क्या है शांति देवी हॉस्टल का राज? आइए सुनते हैं कहानी आत्माओं का हॉस्टल। प्रिया अपने गांव से चंद्रपुर आई थी। उसने चंद्रपुर के कॉलेज में एडमिशन लिया था। पिताजी, मैं रहूंगी कहाँ? बेटा, किराए पर कोई कमरा ले लेंगे। प्रिया और उसके पिता शहर में कमरा ढूंढने जाते हैं। सुनिए, यहाँ कहीं किराए पर कमरा मिल जाएगा? भाई साहब, आप थोड़ा लेट हो गए। शहर के सारे कमरे उठ चुके हैं। अब अगर आपको कमरा मिल जाए तो बस चमत्कार ही समझिए। ये आदमी तो पागल लग रहा है, चलिए कहीं और ढूंढते हैं। प्रिया और उसके पिता कमरा ढूंढते ढूंढते शांति देवी हॉस्टल के गेट पर पहुंचते हैं। एक बुढ़िया गेट पर खड़ी होती है। सुनिए भाई साहब, कमरा ढूंढ रहे हैं क्या लड़की के लिए? हाँ, मिल जाएगा। हमारे हॉस्टल में खाली एक ही कमरा बचा है। प्रिया के पापा हॉस्टल में फीस जमा कर देते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। प्रिया के पापा प्रिया को हॉस्टल में छोड़कर चले जाते हैं। प्रिया बहुत थक चुकी थी, इसीलिए वो नहा धोकर सो जाती है। प्रिया के बेड के बराबर में अलमारी रखी थी। प्रिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि अलमारी के ऊपर भूतनी बैठी है। भूतनी प्रिया के ऊपर कूद जाती है। प्रिया भयानक तरीके से चिल्ला पड़ती है। प्रिया की आंख खुल जाती है। उसे पसीना आ रहा था और सांसें बहुत तेज चल रही थी। लगता है मैंने भयानक सपना देखा। तभी कोई प्रिया का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। प्रिया दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे पर वही बुढ़िया होती है। वो एक हाथ में एक ट्रे पकड़ी हुई होती है। ट्रे पर एक कपड़ा पड़ा हुआ होता है। बेटी, कुछ खा ले, मैंने सोचा तू भूखी होगी। बुढ़िया प्रिया को ट्रे देकर चली जाती है। प्रिया खाना खाने बैठती है। जैसे ही वो ट्रे के ऊपर रखा कपड़ा हटाती है, वो देखती है कि ट्रे में हड्डियों का ढेर रखा है। प्रिया ट्रे फेंक देती है। वो घबराई हुई अपने रूम के बाहर जाती है। पूरा हॉस्टल खाली पड़ा था। तभी प्रिया को एक लड़की दिखाई देती है। लड़की के पैर उल्टे होते हैं। बोलो प्रिया, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मेरे पास मत आना। प्रिया लड़की से दूर भागती है और दूसरी लड़की से टकरा जाती है जिसका केवल शरीर होता है। क्या तुम्हें मदद चाहिए? प्रिया हॉस्टल के गेट पर जाती है और बुढ़िया को ढूंढती है, लेकिन बुढ़िया वहां दिखाई नहीं देती। प्रिया डरकर हॉस्टल के बाहर निकल जाती है और पड़ोस के एक घर में मदद मांगने जाती है। वो घर गीता का ही था जो पहले सीन में दिखाई गई थी। प्रिया घर का दरवाजा खटखटाती है। गीता की माँ
बाहर आती है। क्या बात है बेटी, तुम कौन हो? आंटी, मैंने उस शांति देवी हॉस्टल में कमरा लिया है, लेकिन वहाँ कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। उस हॉस्टल में आत्माओं का वास है। 2 साल पहले उन्होंने मेरी बेटी गीता को मार डाला था। और बुढ़िया जिसने मुझे और मेरे पिता को रूम लेने के लिए पूछा था? बेटी, वो बुढ़िया तो 20 साल पहले मर चुकी है। उसकी आत्मा हॉस्टल के आसपास भटकती रहती है। अच्छा हुआ तुम हॉस्टल से बाहर निकल आई। गीता की माँ प्रिया को अंदर ले जाती है और उसे पानी पीने को देती है। लेकिन वहां आत्माओं का वास क्यों है? 20 साल पहले वो शहर की मेडिकल कॉलेज की लड़कियों का हॉस्टल था। स्ट्रेस में आकर वहां कई लड़कियों ने सुसाइड किया था। तुम चाहो तो मेरे घर रह सकती हो। वैसे भी अपनी बेटी की मौत के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। प्रिया गीता की माँ के पास रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करती है। आज भी शांति देवी हॉस्टल पर आत्माओं का कब्जा है। डॉक्टर मुकेश कार में बैठकर सुपर फिनिक्स मॉल से गुजर रहे थे। उनका फोन बजता है। हाँ दीपिका बेटा। पापा, मेरे लिए एक बैग लेकर आना अभी। बेटा, रात के 12 बज रहे हैं, इतनी रात में बैग कहाँ मिलेगा? अच्छा रुको, शायद मॉल खुला हुआ है। मॉल की लाइटें जल रही थी। मुकेश मॉल के बाहर कार खड़ी करके सुपर फिनिक्स मॉल के अंदर जाता है। मॉल की लाइट एकदम से चली जाती है। अरे ये लाइट को क्या हो गया? यहाँ तो कोई है भी नहीं। 2 सुंदर औरतें अपने हाथों से इशारा करके डॉक्टर मुकेश को एक कमरे के अंदर बुलाती हैं। मुकेश कमरे के अंदर जाता है। दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। मुकेश के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। मुकेश दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गिर पड़ता है। 2 भयानक चुड़ैलें उसे टांगों से पकड़कर फिर अंदर ले जाती हैं। कमरा फिर बंद हो जाता है। मुकेश चिल्ला रहा है। क्या है ये सुपर फिनिक्स मॉल का राज? आइए सुनते हैं कहानी मॉल की चुड़ैलें। शेखर अपनी पत्नी के साथ मथुरा जिले में रहता था। तुम डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने क्यों नहीं जाते? मुझे जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है। जब मैं अपना चेकअप करा सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं करा सकते? सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम्हें बिना बच्चों के रहने में क्या परेशानी है? परेशानी है, मैं यहाँ किसके साथ टाइम पास करूँ? बच्चे होते तो उनके सहारे कम से कम जीवन तो कट जाता। मुकेश की बेटी दीपिका है तो उसी से कभी कभी मिलने चली जाया करो। जरूरी है कि खुद के ही बच्चे हों? तभी शेखर के पास मुकेश की पत्नी का फोन आता है। क्या? मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? मुकेश हॉस्पिटल में। शेखर और उसकी पत्नी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मुकेश हॉस्पिटल के बेड पर बुरी हालत में लेटा हुआ है। बराबर में उसकी पत्नी और बेटी खड़े हुए हैं। तुम सब बाहर जाओ, मुझे शेखर से अकेले में कुछ बात करनी है। मुकेश की पत्नी, बेटी और शेखर की पत्नी बाहर चले जाते हैं। मेरी ये हालत उन दोनों औरतों की आत्माओं ने की है। कौन औरतें? तभी 2 नर्सें वहां आती हैं। दोनों की शक्ल भयानक है। रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। नर्सें मुकेश और शेखर के गले घोटने लगती हैं। बचाओ! अंदर से कुछ आवाज आ रही है। वो लोग रूम के अंदर जाते हैं। मुकेश और शेखर छटपटा रहे थे। डॉक्टर! एक डॉक्टर और नर्स आते हैं। दोनों को सोडियम हाइड्रोक्साइड का इंजेक्शन लगाओ। हे भगवान, अब इन्हें क्या हो गया? कुछ दिनों बाद मुकेश की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। मुकेश पत्नी और बेटी के कंधों के सहारे कमरे के अंदर जा रहा है। सविता, दीपिका,
प्लीज मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। सविता और दीपिका पूरे दिन मुकेश के पास बैठे रहते हैं। रात में उन दोनों को झपकी आ जाती है। मुकेश उठकर टॉयलेट में जाता है। मुकेश खड़े होकर टॉयलेट कर रहा है। पीछे बाथटब रखा है। बाथटब में से एक भयानक पंजा निकलता है और मुकेश की टांग खींचने लगता है। मुकेश की बेटी को बाथरूम से मुकेश के चिल्लाने की आवाज आती है। मम्मी उठो, पापा बाथरूम में चिल्ला रहे हैं। दोनों बाथरूम में जाकर देखते हैं। मुकेश की लाश बाथटब में तैर रही थी। शेखर के घर फोन आता है। क्या मुकेश नहीं रहा? ये सब क्या हो रहा है? उस दिन हॉस्पिटल में मुकेश ने तुमसे क्या बात की थी? तुम्हें क्या करना है? पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, जानना है मुझे। 8 साल पहले की बात है। उस समय सुपर फिनिक्स मॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। बहुत से मजदूर वहां काम कर रहे थे। एक रात मैं और मुकेश कार से मॉल के सामने से गुजर रहे थे। 2 मजदूर औरतें हमारे पास मदद मांगने आई। हमारे पति बहुत बीमार हैं। भाई साहब हमारी मदद कर दीजिए, भगवान आपको बहुत दुआएं देगा। मुकेश और मैं नशे में थे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं डॉक्टर हूं। हम दोनों मॉल के अंदर गए। मुकेश ने उसके पति को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। फिर हमने कमरा बंद करके औरतों के मुंह पर टेप चिपका दिए और उनके साथ गलत काम किया। बाद में मुकेश और मैंने उन औरतों को जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दिया। उन्हीं की आत्माएं हमारे पीछे पड़ी हैं। मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। शेखर की पत्नी शेखर को छोड़कर चली जाती है। शेखर डर के मारे एक मंदिर में जाकर बैठ जाता है। यहाँ मुझे कोई डर नहीं है। एक रात मंदिर पूरी तरह खाली हो गया। पुजारी भी बाहर नहीं था। आत्माएं वहां पर आती है। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। आत्माएं शेरा वाली माता की मूर्ति से त्रिशूल निकाल लेती हैं और उसी से शेखर को मार देती हैं।